हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो हमारे पास है भैया यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप 500 ऑब्जेक्टिव्स हमने तैयार किए जो कि ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक से हमने लिए हुए हैं। ओके, जहां पे हमने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन, इसके अलावा मैच द कॉलम्स, ट्रू फॉल्स और वन वर्ड वन सेंटेंस वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए। 500 ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको करा चुका हूं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट वाइज। ओके, सो यूनिट 1 हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सैंपल पेपर में आए हो, प्रीवियस ईयर्स में आए हो, 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में भी परीक्षा हुई थी किन बच्चों की जिन्हें जनरल प्रमोशन नहीं चाहिए था। तो 21 के पेपर, 22 का पेपर, 23 का पेपर, 24 का पेपर, 25 का पेपर, इसके अलावा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड एग्जाम वगैरह के पेपर भी हमने यहाँ पे शामिल कर लिए हैं। मतलब कि सब कुछ मिल जाएगा भैया यहाँ पे, ठीक है। चलो भैया, हैकर सीरीज अपनी चल रही है। यहां पे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज एक साथ मिल जाएगी, मतलब ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगे, साथ में ये जो वीडियो है वो भी उसी सीरीज का पार्ट है। चलो भैया, करें अब स्टार्ट। कर दो भैया स्टार्ट। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां पे हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वही चीजें पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आने वाली है। आपसे कोई मतलब नहीं पूछेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन फायर किया जाएगा। प्रश्न नंबर 1, अच्छा भैया अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो? कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आपको समझ में सारी चीजें आएगी। अगर आपने कुछ कुछ पढ़ रखा है या फिर आप इस वीडियो में आए हो कि भैया हमारे कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए, तो हाँ, मैं कॉन्सेप्ट भी आपके स्ट्रॉन्ग करूंगा। साथ में अपन लोग क्वेश्चन भी करते जाएंगे, तो क्वेश्चन के साथ साथ अपन लोग कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। कोई दिक्कत वाली सबके लिए वीडियो है। पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ठीक है, मेरी आवाज सभी को आ रही है? आ रही है। देखो भैया, ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। सभी लोगों ने चैप्टर 1 तो पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत स्टार्ट तो किया ही होगा। क्लास 12th में अपन लोग आए थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भैया कुछ नहीं होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि कहां से पास कर रही है, जो कि पास करेगी नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली। कहां से पास करेगी भैया ये तो बताओ? सरफेस से। सरफेस कहां पे पड़ी हुई होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी। तो एक ऐसी सरफेस जहां से इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेगी, कैसे पास करेगी? परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए भैया, 90 डिग्री का। सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। 90 डिग्री का एंगल मतलब परपेंडिकुलरली एक दूसरे के ये जाएगी, ठीक है। अच्छा भैया, समझ में आ गई हमें चीज। इस तरह से हमारी लाइन होगी, इस तरह से हमारी सरफेस होगी। समझ में आ रहा है? सरफेस ये यहां से 90 डिग्री का इस तरीके से ये जा रही है। अच्छा, एक और चीज समझो, यहाँ पे आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग यहां तक भी छोड़ दोगे तब भी काफी है। एसोसिएटेड विद दैट सरफेस यहां तक लिखोगे तब भी वही बात है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे सिर्फ 2 नंबर में पूछा है। 2 नंबर में से 1 नंबर ये खा जाएगा और फॉर्मूला का आपको 1 नंबर मिलेगा। तो फॉर्मूला आप बनाएंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फाई से डिनोट किया जाता है, फाई ई से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़े, मैग्नेटिक फ्लक्स में यहाँ पे फाई भी हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ई डॉट ए लिख दो, या फिर आप लोग यहां पे इसको हटा के डीएस भी लिख सकते हो, जो चाहो वो लिख सकते हो। डीएस क्या है? डीएस इज अवर एरिया वेक्टर। ठीक है, डीएस लिख दो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट एरिया वेक्टर का ए लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाई ई हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? ई डॉट ए। अब डॉट अगर आप लोग हटाओगे तो आप डायरेक्ट यहां पे कोस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। देखो, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा क्योंकि एंड टाइम पर ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, इसलिए इतना काफी है, इतना समझना काफी है। इस चैप्टर से 2 नंबर के अगर डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी सुपर पीडीएफ एडुस्टेट ऐप पर अवेलेबल है, चाहो तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके इसकी पूरी प्रिंट आउट निकला सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। डिफाइन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक पैटर्न समझ में आया आपको? पैटर्न आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस प्रकार से। यहां पे आपसे कुछ पूछ लेंगे, यहां पे आपसे कुछ पूछ लेंगे, मतलब उसी के आपसे यूनिट पूछ लेंगे। तो यूनिट हो गई,
इसके अलावा फॉर्मूला हो गया। इसके लिए हमने एक चीज आपके लिए ऑलरेडी करके रख दी है, जो कि हमारी फॉर्मूला शीट। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में चेक कर लो। कमेंट बॉक्स में मैंने इसको पिन कर दिया है। ये जो हमारी फॉर्मूला शीट है, ये आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, क्योंकि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिन्होंने हमारा पेड कोर्स लिया हो, नहीं लिया हो, पीडीएफ परचेस करी हो, नहीं परचेस करी, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है भैया, आपकी पढ़ाई खोटी नहीं होनी चाहिए। ये जो यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, टर्मिनोलॉजीज है, कॉन्स्टेंट्स है, यूनिट्स है, यूनिट का डायमेंशन है, किस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है, सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, ताकि आपके 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस, वो भी तैयार हो जाए, साथ में आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी तैयार हो जाए। और अगर आप लोग ये फॉर्मूलाज याद कर लेते हो, साथ में टर्मिनोलॉजी याद कर लेते हो, तो न्यूमेरिकल के टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला शीट है, आप लोग देख सकते हो। भैया भैया हमको तो यहीं दिखा दो, हम तो यहीं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लो, ले लो, ये लो यूनिट नंबर 2, ये लो यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 का लास्ट यहां पर है, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6। ठीक है, यहां पे लो 6, फिर ये हमारी 7 छोटी सी, ये हमारी 8th यूनिट, यहाँ पे हमारी 9th यूनिट, और भैया 9 तो यूनिट ही है सिर्फ। चलो भैया, सही बात है आपकी, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, धन्यवाद भैया, आपने हमें स्क्रीनशॉट लेने दिया। हाँ, तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, साथ में उसकी यूनिट बताइए। तो सबसे पहले बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल। तो ये क्या है, एक रेशियो है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर जस्ट एक रेशियो है, जो क्या बताता है हमें, जो किस किस के बीच में रेशियो है, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर Q, और साथ में इंक्रीज इन द पोटेंशियल V, caused by its called इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। बस इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हमने अपनी डेफिनेशन बना दी। अगले शब्दों में बात करें भैया, दिमाग में रखने के लिए बात करें, तो वो आप ये आप रख सकते हो, इन द अदर वर्ड्स, द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, the capacity of a conductor to store electric charge is called capacitance। तो भैया कैपेसिटी क्या होती है, धारण क्षमता। धारण क्षमता किसकी धारण क्षमता, यहाँ पे बात हो रही है हमारी किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो धारण क्षमता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को जो धारण कर सकता है, जो क्षमता है, वही क्षमता क्या कहलाएगी हमारी, वही क्षमता हमारी कहलाएगी कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो। भैया इतना लिखने का कितना नंबर मिलेगा, सिर्फ 1 नंबर। 1 नंबर आपको मिलेगा इट्स एसआई यूनिट लिखने पे। एसआई यूनिट क्या होती है, फेरेड। कुछ लोग फराड बोलते हैं, फराड बोल दो, फेरेड बोल दो। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे। अच्छा भैया, आपने जो अभी मैं शीट बताई, क्या उसको करने से ये चीज बन जाएगी? हाँ भैया, देख सकते हो वहां पे फॉर्मूला शीट में आपकी चीजें मिल जाएगी सारी की सारी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। अच्छा भैया, कितने क्वेश्चंस हैं, आपने कितने क्वेश्चंस ले रखे हैं, जरा बताओ तो सही, कितने क्वेश्चंस ले रखे हैं आपने? हाँ, तो हमने कितने क्वेश्चंस ले रखे हैं? हमने ले रखे 24 क्वेश्चंस। 24 क्वेश्चंस ये हो गए, एक और शायद होगा इसमें। हाँ, 25वां क्वेश्चन भी यहाँ पर है हमारे पास। 25 क्वेश्चंस हमारे पास है टोटल। 25 क्वेश्चन। भैया क्या 25 क्वेश्चन कर लेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा? जी हाँ, 25 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, यूनिट नंबर 1 से 25 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। देखो, मैं चाहूँ ना तो आपको ऐसे ही बस बता सकता हूँ कि ये कर लो, ये कर लो, ये छोड़ दो, ये कर लो। लेकिन मैं यहाँ से वीडियो आपके लिए क्यों बना रहा हूँ, ताकि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुके हैं कि भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। मैं कराता हूँ यहाँ तो। ठीक है, करने को आप लोग खुद भी कर सकते हो, पीडीएफ आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। लेकिन अगर मेरे साथ करोगे तो थोड़ा सा मोटिवेट आप लोग होगे कि हाँ भैया हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट the value of electric flux passes through a surface parallel to the electric field is 0। क्या प्रूव करने को बोला जा रहा है? प्रूव दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ सरफेस। जी हाँ, पासेस थ्रू अ सरफेस पैरेलल। पैरेलल कंडीशन हमें दे दी पैरेलल। पैरेलल क्या होगी? 0 होगी। हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हम लोग डेफिनेशन क्या बोलते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस नॉर्मली टू द सरफेस दैट इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भैया यहां पर तो पैरेलल की बात कर दी, तो पैरेलल में कितना बनेगा? 0 बनेगा। प्रूव करके बता दो। अब अगर आप लोग पैरेलल की बात करोगे, ये सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइंस भी अगर ऐसे जा रही है पैरेलल, ठीक है, ऐसे जा रही है, तो यहां पे ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस हो गई इस तरीके से पैरेलल,
सरफेस के। अब सरफेस का एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार से बनेगा, एरिया वेक्टर इस प्रकार से बनेगा, ये एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर और इसके बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना। एरिया वेक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ई ए कोस 90, थीटा की जगह 90 रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कोस 90 हमारे पास हो जाता है 0। इस प्रकार से ई ए हमारे पास हो जाएगा ई ए इंटू 0 इक्वल्स टू पूरा मिला के 0। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप लोग बता सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। ओके, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। तो सबसे पहले तो हमें बताना है क्या एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, द नेट चार्ज इन, अच्छा, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर के अंदर हमें एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो भैया करते हैं एक्सप्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, द नेट चार्ज इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। क्यों, एज ऑल चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। अगर हम लोग, हमारे पास एक होलो स्फेयर है तो चार्ज कहां पे होगा, चार्ज उसकी सरफेस पे होगा, चार्ज उसकी सरफेस पे होगा। अंदर क्या होगा, अंदर जीरो होगा भैया, कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। तो नेट चार्ज इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो एज ऑल द चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, इसी प्रकार से गॉस लॉ के हिसाब से अगर हम लोग चले, the intensity of electric field at every point inside the conductor is always zero। ठीक है, ये यहाँ पे जीरो जाए क्योंकि अंदर चार्ज है, तो चार्ज की हम लोग क्या बात कर रहे हैं, द नेट चार्ज इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, क्योंकि चार्ज तो पूरा बाहर है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, कुछ नहीं बनेगी, जीरो बनेगी। इसी प्रकार से पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया, जीरो बनेगी। अब यहीं से देख लो यार, एक फॉर्मूला आप सभी को याद करना है, ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनको ये वाला फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, E इज इक्वल्स टू माइनस जीवी बाई डी आर। अच्छा एक और बात सुन लो सभी लोग, सभी सुनो। ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसे बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ऐसे बच्चे जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, सभी को फॉर्मूला शीट याद करनी पड़ेगी, सभी को। अगर आपने फॉर्मूला शीट याद कर ली ना, तो जो पढ़ने में मजा आएगा वो अलग ही लेवल का मजा आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ पता होगा। और फॉर्मूला शीट से अपना दिमाग बिल्कुल केंद्रित रहेगा कि हाँ भैया ये फॉर्मूला 18वें नंबर पे लिखा था, 17वें नंबर पे लिखा था, 15वें नंबर पे लिखा था, ऐसे करके। तो ये वाला फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू माइनस जीवी बाई डी आर। यहाँ पे हमने क्या बोला कि E हमारे पास अभी जीरो आया था, ठीक है, अंदर कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ई इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो। इस बेसिस पे हमारे पास जो माइनस डीवी बाई डी आर है, माइनस डीवी बाई डी आर है, ये कितना होगा भैया, ये जीरो होगा। अच्छा, इससे क्या समझ में आया, या फिर आप लोग माइनस को हटाओगे तब भी डीवी बाई डी आर जो हमारे पास बनेगा ये क्या बनेगा, जीरो बनेगा। विच मीन्स, इसका मतलब कि हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल, जैसे जैसे हम लोग रेडियस बढ़ेगी, मतलब हम लोग आगे की तरफ देखेंगे, ठीक है, चेंज इन रेडियस आएगा, चेंज इन रेडियस आएगा, साथ में चेंज इन पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, यही तो यहाँ पे बात बताई जा रही है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल मैंने मेजर किया और वहां पे पोटेंशियल मैंने मेजर किया, दो पोजीशन पे, यही तो ये चीज बता रही है। ठीक है, अगर मेरी रेडियस यहाँ पर है और चेंज होने के बाद यहाँ पे हो गई, तो वहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। डीवी बाई डी आर कितना आ रहा है, जीरो, मतलब कांस्टेंट है, यहाँ पे और यहाँ पे कोई चेंज हुआ ही नहीं, ये बताया जा रहा है। डीवी बाई डी आर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये कांस्टेंट रहा। तो दैट इज द पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज सेम एट इट इज ऑन द सरफेस। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि पोटेंशियल हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अभी बात समझ में, चल ये ले लो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया, व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज, व्हाट इज इट, इट्स वैल्यू। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, साथ में इसकी आपको बतानी है वैल्यू क्या है। ठीक है भैया, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। फंडामेंटल चार्ज, द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज फाउंड इन द नेचर इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। वहां सबसे न्यूनतम इकाई या फिर न्यूनतम चार्ज जो कि नेचर में पाया जाता है, वही हमारे पास फंडामेंटल चार्ज कहलाता है। ये आपकी फंडामेंटल चार्ज की डेफिनेशन हो गई। साथ में एक नंबर आपको दिया जाएगा वैल्यू का, फिर से तोड़ लो इसको, ये एक नंबर में, ये एक नंबर में। पैटर्न समझ में आ रहा है, इस तरह से पैटर्न हम लोग पकड़ेंगे। पैटर्न के हिसाब से भैया
इट इज डिनोटेड बाय ई, इसी से डिनोट करते हैं। द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल q इज इक्वल्स टू एन ई ऑन दिस फंडामेंटल चार्ज। अच्छा भैया यहां से जरा ध्यान देना, यहां से आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज, राइट इट्स इट्स वैल्यू, ये पूछा जा सकता है। या फिर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस फंडामेंटल चार्ज। ये लाइन लिख दोगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की आपने डेफिनेशन बता दी कि हर क्या बोला, द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। जैसे ई हमारे पास सबसे न्यूनतम इकाई है, अगर हमारे पास अगली इकाई बनी तो वो क्या बनेगी, इसी का मल्टीपल रहेगा। जैसे कि एक चार्ज, दो चार्ज, तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पांच, यहाँ पे छह, इस प्रकार से एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। लेकिन जो हमारे पास चार्ज आएगा, क्यू हमारे पास आएगा, या फिर आप स्मॉल क्यू लिख दो, वो हमेशा इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही रहेगा, इसके मल्टीपल में रहेगा, क्योंकि सबसे छोटी इकाई तो यही है, सबसे छोटी इकाई यही है। तो हमारे पास जो भी नया रहेगा या तो वो डबल रहेगा, ट्रिपल रहेगा, चार गुना रहेगा, इस प्रकार से आप लोग ये समझेंगे। ठीक है, ये चीज वैसे हमसे डायरेक्ट नहीं पूछी थी, हमसे पूछा इसकी वैल्यू, तो मेन नंबर हमको मिलेंगे वैल्यू के। तो वैल्यू क्या बताएंगे, द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज, आप लोग डायरेक्ट लिख दो यार, E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, मेन नंबर आपको इसके मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विल एन इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाई। अच्छा क्वेश्चन है भैया, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो दो तरह के क्वेश्चन अभी तक हमें दो प्रकार के पैटर्न मिले हैं। एक तो हमसे वाई प्रकार के क्वेश्चन मिले कि वाई पूछता है कि भाई ऐसा क्यों। दूसरे हमारे पास मिले हैं कि सबसे पहले आपसे डेफिनेशन पूछ ली, साथ में उसकी यूनिट पूछ ली। ठीक है, तो आपको इस तरीके से रेडी रहना है। तो विल एन इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, ये हाई पोटेंशियल और एक ये लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होगी, वो हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन कौन, इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक्सप्लेन करो भैया। एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, हमें पता है। द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमें यह भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की। द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू ई बाई ई। जब भी हमने जो ऊपर देखा था ना क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, तो उसी प्रकार से आप लोग यहां पे देख लीजिए एफ इज इक्वल्स टू होता है क्यू ई। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्यू है वो कैसा है, माइनस ई, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो फोर्स कैसा लग रहा है, फोर्स हमारा अपोजिट लग रहा है। किसका लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। तो अपोजिट के हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इस तरह से डायरेक्शन है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, क्योंकि हमारे पास फोर्स कैसा आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये अगर हमारे पास सही डायरेक्शन है तो ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। एक मिनट आप लोग इसे पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो मैं इसे लगा देता हूं चार्जिंग पे ताकि हमारी रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो सके। हाँ भैया, कहां थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। आप लोग चार लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ दो लिखनी है। यहाँ पे नंबरिंग गलत दे दी, वेरी सॉरी। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, दो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी वो बनेगी, पहली, दिस लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव। ठीक है, दिस लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव, एक हमने ये बता दिया। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, वाई, क्यों, और आएगा क्वेश्चन वाई।
तो क्या बोलेंगे, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक साथ बन गई, ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो किसी एक पॉइंट पर, जैसे ये इंटरसेक्ट कर गई यहां पे, ऐसे होगा नहीं कभी भी, तो यहां पे हमारे पास डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन हम लोग पता नहीं लगा सकते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड हैव टू डायरेक्शंस, तो दो डायरेक्शन हो जाएगी, और दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये रीजन आपको लिखना है अगर वाई पूछ ले तो। आ रही बात समझ में, मैं सारी तरीके से क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूं जितना हो सकता है मेरे से, तो आप लोग समझते चले। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, सेम वही चीज हम लोग छाप देंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट में। पहले देखो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोला गया है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस वहां सरफेस होती है जहां पे हम अगर दो पॉइंट्स उठा लें, ये पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो इनका जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। तभी तो बोला जा रहा है इक्वी पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल होगा। So the value of electric potential is same at every point on equipotential surface। आई बात समझ में। पहला पॉइंट जो है वो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन पूछ ले तो यही चाहते हैं ना आप लोग। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। जी हाँ, इलेक्ट्रिक लाइंस जो होगी, अगर ये हमारे पास सरफेस है तो यहाँ पे इस प्रकार से रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। और आप लोग बोल सकते हो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। ये आप लोग पॉइंट में लिख सकते हैं, एक और पॉइंट में, पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, इतने काफी है। वर्क डन हमारे पास 0 रहेगा, ये बोल सकते हो। व्हाई डज द मास ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर डिक्रीज व्हेन इट इज पॉजिटिवली चार्ज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन समझो पहले तो। व्हाई डज द मास ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, द mass of an isolated conductor decreases when it is positively charged। तो अगर एक हमारे पास कंडक्टर है जिसका मास डिक्रीज हो रहा है when it is positively charged, जब उसको पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अ कंडक्टर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी कंडक्टर को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब है इससे हम इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तभी जाके वो पॉजिटिवली चार्ज हो पाएगा। एन इलेक्ट्रॉन इज अ मटेरियल पार्टिकल दैट हैज डिफाइनाइट मास। अब इसके पास कुछ मास होगा, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास होगा जिसका उसका नुकसान हो रहा है, इस वजह से हमारे पास कंडक्टर का जो साइज है, मतलब कंडक्टर का जो मास है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कंडक्टर, देयर मास इज आल्सो रिमूव्ड, consequently the total mass of the conductor decrease slightly। सिंपल सा क्वेश्चन है। कब आया था ये, हाफ ईयरली में आ रखा है 2026 के, आ सकता है क्वेश्चन ये। उसी प्रकार से 2026 25-26 की जो हाफ ईयरली एग्जाम हुई थी वहां पे क्वेश्चन आया था, व्हाई डू टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पूछ लिया आपसे, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। If two equipotential surfaces were to intersect each other, there would be two different values of potential at the point of intersection। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ने एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर लिया तो बात क्या होगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे हमारे पास इक्विपोटेंशियल की दो वैल्यूज हो जाएगी जो कि गलत है, जो कि डेफिनेशन को क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और ये आप लोग लिख के आएंगे तो पूरे में से पूरे पर आपको मिलेंगे। एक और पॉइंट नेक्स्ट दे रखा है, वैसे काफी इतना लिखोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। एक लाइन आप लोग थ्योरी की ऐड कर देना मन से, दूसरे पॉइंट में आप ये लिख देना, इतने में आपको पूरे में से दो नंबर मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग एक और चीज लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, एडिशनली देयर वुड बी टू डिफरेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट व्हिच इज फिजिकली इम्पॉसिबल। तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को साइंस हमारे दो डायरेक्शन हो जाएंगे जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्म, व्हाई इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट इनसाइड अ होलो चार्ज कंडक्टर। व्हाई इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट इनसाइड अ होलो चार्ज कंडक्टर। वही चीज बोली गई है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था ना, वही है। डीवी बाई डी आर अगर हमारे पास जीरो निकलेगा, अंदर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो, डीवी बाई डी आर हमारे पास क्या बनेगा, जीरो बनेगा। इसका मतलब है कि सभी जगह पर हमारे पास डीवी बाई डी आर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब पोटेंशियल यहाँ पे और पोटेंशियल वहां पे
कोई अंतर नहीं है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भैया यहां से हम लोग देख के बता सकते हैं कि एवरी पॉइंट इनसाइड अ होलो कंडक्टर आर, तो वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। दिस मैथमेटिकल रिजल्ट इंप्लाइज दैट द पोटेंशियल डज नॉट चेंज विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं हो रहा है। Therefore, the electric potential inside the conductor remained constant, and its value is equals to the potential on the conductor's surface. ठीक है, ये भी मैंने कराया था ना ऊपर, वही क्वेश्चन सेम टू सेम। तो बस थोड़ा सा हल्का सा घुमाया उसको, ऐसा दे दिया आपको। नेक्स्ट हमारे पास है a capacitor of a capacity 100 picofarads pf is charged to 100 volt. Find the charge and energy stored in the capacitor. भैया आपसे क्या क्या चीजें पूछी है, अब मैं आपको कुछ बता देता हूं प्रीरिक्विजिट्स। आपको फॉर्मूला शीट अच्छे से याद होनी चाहिए, फॉर्मूला शीट याद कर लेना, फॉर्मूला शीट से ही आपके न्यूमेरिकल्स तगड़े लेवल के बन जाएंगे सारे के सारे, कोई दिक्कत आएगी नहीं न्यूमेरिकल्स में। फॉर्मूला शीट। अब भैया हमसे बहुत सिंपल सी चीज पूछी है, हमें कुछ चीजें दे रखी है उन्होंने, अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटी, a capacitor of a capacitance 100 picofarad pf is charged to 100 volts। अच्छा, हमें दो चीज क्या क्या दे रखी है, हमें कैपेसिटेंस दे दिया उन्होंने और पोटेंशियल दे दिया। फाइंड द चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो पहले हमसे पूछा चार्ज कितना होगा, साथ में हमसे पूछा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बस कुछ नहीं करना है, हमें दो फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2। बस इनमें आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, उससे पहले बस छोटी मोटी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। फॉर्मूला समझ में आया, हमसे क्या पूछा है, हमसे चार्ज पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हमसे एनर्जी स्टोर्ड पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग टेप देंगे। अब हमें दो चीज पता होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, हमें यहाँ पे पिकोफैराड्स में वैल्यू दे रखी है। तो पिकोफैराड क्या होता है, पिकोफैराड 10⁻⁻12। अगर आपसे पिको की पूछे, पिकोफैराड से फराड में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम किसका यूज करेंगे, 10⁻12 का यूज करेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे 10⁻12 लिखेंगे। अच्छा भैया इतनी सी बस आपको याद रखना, पिकोफैराड मतलब 10⁻12। ठीक है, चलो बस हो गया काम खत्म। यहाँ पे हमारे पास 100 पिकोफैराड है, तो इसको फराड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻12 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर इसको हम लोग देखें तो 10⁻2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 10⁻12 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे भैया तो 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, इनको दो को जोड़ोगे ना आप लोग, -12 में से 2 गए तो कितने बचे, -10 बचे। तो ये हमारे पास हो गया। और क्या चीज दे रखी है, ये तो हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वोल्ट में ही दे रखा है। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 10⁻10 है, यहाँ से प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसमें से भी 2 गए तो -8 बचा। ये आपके पास कूलम में आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी स्टोर्ड, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अरे बहुत सड़े सड़े फॉर्मूला है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। ऐसे बच्चे जो एंड टाइम पे पढ़ रहे हैं उनको लग रहा हो भाई ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या, गिने चुने फॉर्मूलाज है चैप्टर में, तो याद करना इसको। तो 1/2 CV², CV हमारे पास सब कुछ दे रखा है, C हमारे पास दे रखा है ये, ठीक है, और V हमारे पास ये दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, बहुत सिंपल चीज है यार ये तो, है ना, कर लोगे। हाँ आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, फाइंड द पोटेंशियल। देखो जो चीज हमें दे रखी है वो तो हमने पढ़ ली पहली लाइन में, सेकंड चीज हमसे पूछा है फाइंड द पोटेंशियल, हमसे पोटेंशियल पूछा है एंड द कैपेसिटेंस ऑफ, पोटेंशियल पूछा है एंड द कैपेसिटेंस ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो हमें कैपेसिटेंस पूछा है और हमारे पास पोटेंशियल पूछा है। हमें चीज क्या दे रखी है वो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे और हमें समझ में आ गया कि भाई दो चीज हमें पता होनी चाहिए और दोनों चीज के हमें फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। हमें दे दी रेडियस 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आप सभी को आता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चार्ज दे रखा है किसमें, माइक्रोकूलम में। माइक्रोकूलम मतलब माइक्रो को हम लोग देखेंगे तो 10⁻⁻6 लिखेंगे, ध्यान रखना माइक्रो को 10⁻⁻6 लिखेंगे, तो माइक्रो को 10⁻⁻6 लिखा तो ये कूलम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, माइक्रो कूलम से कूलम में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास रेडियस आ गई, साथ में चार्ज आ गया, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वांटिटी में, क्वालिटी, ठीक है, यूनिट्स में। अब और क्या चीजें हमारे पास है, हमारे पास फॉर्मूला आ जाते हैं, इसको छोड़ो अभी, फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, V = 1/4πε0 Q/r, ये हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलता है। हमारे पास क्या है, Q है और R है, क्या है, Q भी हमारे पास है, R भी हमारे पास है। ये 1/4πε0 जो होता है ना, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो आपको याद करनी पड़ेगी,
9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 किसकी यूनिट होती है, किसकी वैल्यू होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू हमें याद है और दो चीजें हमें दे रखी है, बस उनको यहाँ पे पुट कर दो। पुट करने के बाद कैलकुलेशन है सड़ी सी, वो कर लेना। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है यार, क्या है इसमें, कर लोगे, कर लोगे, मुझे पता है, इतना तो विश्वास आप लोगों के ऊपर है कि कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। फिर हमारे पास पूछा कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमारे पास ये फॉर्मूले में होता है। अच्छा, यहां पे देखना, यहां पे देखना, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला है सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर आप लोग लिख सकते हो सी इज इक्वल्स टू आर बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, या आप लोग लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, देखो यहां पे हमारे पास रेडियस कितनी दे रखी है, 10 टू द पावर -2, तो हमने यहाँ पे 10 टू द पावर -2 रखा, नीचे हमारे पास जो वैल्यू थी वो रखी, यहाँ पे 1/9 इंटू 10 टू द पावर -11 हो जाएगा, क्योंकि यहां से ये चीज ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके दोनों ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास आंसर हो गया। आई बात समझ में कैसे हुआ ये। यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस में जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसको हमने अपॉन में लिख दिया, क्योंकि इसकी जो वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, वो होती है हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर -9। तो ये जो वैल्यू है, ये अगर हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है, तो ये जो अगर ऊपर में जाएगा तो ये से हो जाएगा। समझने की कोशिश करना बेटा, चीजें क्या बताई जा रही है। यहाँ पर C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमारे पास है, हमें पता है कि इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है। तो अगर अगर यहां पे अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करें, तो इसको अगर ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको उल्टा करोगे तो 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, बस यहां पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यहाँ पे आर रखा है, आर की वैल्यू हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, आर की वैल्यू हमने पुट कर दी 10 टू द पावर -2। इसको सॉल्व कर लो, कहानी खत्म। अरे कहानी खत्म, बस इतना ही करना है आपको। ओके, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा था सैंपल पेपर 2026 का, 3 मार्क्स में आया था, 3 नंबर में आपके न्यूमेरिकल पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत सड़ा सा था, कुछ नहीं था। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए, उसके बाद बस वैल्यूज पुट करनी है, और कुछ भी इसमें खास नहीं है। ठीक है, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं भैया देख लो एक बार, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है, इसलिए थोड़ा सा हमारा दिमाग यहाँ पे इस तरह से काम नहीं किया। लेकिन भैया आपका दिमाग पूरा काम करेगा, क्योंकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करने वाले हो। ओके, स्टेप बाय स्टेप करोगे समझ में आ जाएगा, ये वही चीज है, हमारे पास ये चीज दे रखी है, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करी। आई बात समझ में। न्यूमेरिकल्स में भैया मेरी बात सुनो, फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे फायर किया आपके पास, यहाँ पे रोको वीडियो को, पॉज करो, क्वेश्चन लगाओ, फिर अपना आंसर चेक करो यहाँ पे आके। अपने पास टाइम की कमी नहीं, तो पूरे आंसर्स को मैं बिल्कुल खोल खोल के आपको सोल्व कराता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन हमारे पास। चलो डेरिवेशन करने से पहले वो पानी पी लेता हूँ यार। कितने क्वेश्चन कर लिए, 14 क्वेश्चन कर लिए। डिराइव कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूजिंग गॉस लॉ। इंपॉर्टेंट है ये भी। हम्म 2 बार आ रखा ही है, और उससे पहले भी आ रखा होगा 15-16 में। हम्म चलो भैया इसको फोड़ते हैं। हमें पूछा है डिराइव करने के लिए, डिराइव कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। हमें ये डिराइव करना है भैया, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें डिराइव करना है, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। पता चल रहा है इसकी हेल्प से ये डिराइव कर दो, नहीं भैया, इसकी हेल्प से ये डिराइव करना है। ठीक है, किसकी हेल्प से, गोस लॉ की हेल्प से। अब जहां पे हमें कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी डेरिवेशन के लिए। लेट अ पॉइंट प्लस क्यू बी प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर, ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर पासिंग थ्रू पी। अच्छा, एग्जाम में भी सेम टू सेम एज इट इज जो यहाँ पे लिखा है ना, वैसे का वैसे आप लोग लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ही सारी चीजें यहाँ पे बनाई है। डायग्राम हो गया, डेरिवेशन की थ्योरी हो गई, इसके अलावा लिखने का तरीका हो गया, सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है। चलो
हमें बोला गया है कि हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, कहां पे रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, ओ पोजीशन पे रखा है, हमारे पास पॉइंट पी है, ये एक पॉइंट पी बना लेते हैं। ये जो पॉइंट पी है, यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास आर है, इस पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा भैया, इतनी बात समझ में आई हमें, एक दो तीन। अब आगे क्या, आगे हमने बोला कि इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट के थ्रू इस पॉइंट को प्लस क्यू को इनक्लोज करते हुए हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस क्या बनेगी, स्फेरिकल फॉर्म में बनेगी। तो स्फेरिकल फॉर्मेट में हम लोग क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल हमारी गॉसियन सरफेस बनी। अब यहाँ पे आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है और डेरिवेशन खत्म हो जाएगा हमारा। ड्यू टू सिमेट्री द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड is same at every point on the Gaussian surface and is directly and it's directed radially towards। सिंपल भाषा में बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमारे पास डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से बनेगी, जो कि सभी जगह पर सेम रहेगी, सभी जगह पर। ठीक है, मतलब यहां से यूं, यहां से यूं, किसी तरह से बना दो आप लोग, सभी जगह से इस प्रकार से होने वाली है। अच्छा, यहां पे एक और चीज आएगी, यहां पे जो हमने छोटा सा एरिया ले रखा है, इसे बोलेंगे एरिया वेक्टर। ये हमारे पास क्या है, एरिया है, छोटा सा एरिया। अब यहां से हम लोग एक एरिया वेक्टर बनाएंगे इस प्रकार से, क्योंकि जो एरिया होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसकी भी कुछ डायरेक्शन होती है। इसकी डायरेक्शन कैसी बनेगी, इस प्रकार से डायरेक्शन बनेगी। एरिया वेक्टर हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। अच्छा, तो ई हमारा हो गया एरिया वेक्टर, डीएस हमारे पास हो गया, डीएस हमारे पास कुछ इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, दो तीन चीज समझ में आई आपको। बस आगे क्या करना है आपको, आगे हमारे पास जो वैल्यूज है उस तरह से हमें चलना है। बाय गॉस थ्योरम की हेल्प से बनाना है, तो हमें गॉस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा किसके बराबर होगा, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इनटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या कर सकते हो, क्यू फाई जो हमारे पास होता है, फाई ई हमारे पास जो होता है, फाई ई हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमें डेफिनेशन के थ्रू पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है, ई डॉट डी एस ही होता है। तो आप डायरेक्ट यहां तक लिख सकते हो। आप फर्स्ट स्टेप में ये लिख देना, सेकंड स्टेप में आप लोग ये लिख देना। अच्छा भैया, इतना हमें समझ में आया। उसके बाद क्या, हमने क्या बोला, इसका इंटीग्रेटेड मल्टीपल हमें करना निकालना पड़ेगा। ये तो बहुत छोटे से एरिया के लिए निकाला ना, हमें पूरी सरफेस के लिए निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसका कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पूरी सरफेस का। सरफेस में पूरा हम लोग घुमा देंगे, इतनी सी जगह का निकाला, अब पूरी जगह का हम लोग निकाल लेंगे, तो उसको इंटीग्रेट हम लोग कर देंगे भैया। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए यहां पे जरा ध्यान से देखना, डीएस क्या है, डीएस क्या है, डीएस इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। ठीक है, छोटा सा सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, छोटी सी जगह का हमारे पास, इतनी सी जगह का वो हमारे पास एरिया है। अगर हम पूरी स्फेयर की बात करेंगे, पूरे स्फेयर की बात करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर आ जाएगा, जो कि क्या होता है, 4πr² हमारे पास होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि अगर हम लोग छोटे से एरिया को जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारे पास पूरा स्फेयर का एरिया आ जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर आ जाएगा। तो छोटे से एरिया को आप जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाओगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा, 4πr² आ जाएगा। ठीक है, ये चीज सेम चलती रहेगी राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप लोग इसको उल्टा पुल्टा करोगे, तो आपके पास क्या चीज बनेगी, ध्यान से देखो, ये हमारे पास इधर रहेगा, यहाँ पे क्यू चल रहा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 4πr² हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, 4πr²। ठीक है, ले लिया हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट पहले से पड़ा हुआ था। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मल्टीपल बाय 1, तो 1/4πε0 Q/r²। ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, चलो आगे देखो, यहां तक समझ में आई कहानी। इफ अ टेस्ट चार्ज Q नोट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट P, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर हमारे पास क्या है, Q नोट अगर यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम Q नोट रखें, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। जो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास फोर्स की, फोर्स इज इक्वल टू Q नोट E हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो चीजें आई थी उसकी जगह पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, F इज इक्वल टू, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे,
क्यू नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर में। तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, तो एफ इजिकल्स टू क्यू नॉट, या फिर आप लोग इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो हमारे पास जो एफ आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और ये हमने क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। ठीक है, यही चीज हमें बतानी थी, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, यही हमारे पास क्या होता है, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। ठीक है, ये हमारे पास कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। अच्छा भैया एक बार और समझा दो यार। ठीक है, हमें जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था उनको तो ऑलरेडी चीजें आती होगी, जस्ट एक बार रिवीजन हो गया, लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनको एक बार और रिवाइज करता हूँ शॉर्ट में, ताकि ये चीज आ जाए तो कर ले। हमें ये चीज पता है गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हमें पता है, क्यों पता है भैया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको गॉस थ्योरम की हेल्प से डिराइव करना है कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। गॉस थ्योरम के हिसाब से क्या बोला गया कि हमारे पास प्लस क्यू का चार्ज है जो कि कहां प्लेस्ड है, ओ पोजीशन के ऊपर प्लेस्ड है, हमें पी पोजीशन के ऊपर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमने क्या बोला, ठीक है पॉइंट पी ले लो, अब यहां से यहां तक की दूरी हमने आर मान ली, अब इस पॉइंट के बेसिस पे हमने गॉस सरफेस बनाई, गॉसियन सरफेस बनाई। गॉसियन सरफेस जो बनी भैया वो स्फेरिकल फॉर्मेट में बनी, ताकि चार्ज को अपने अंदर इंक्लोज कर सके। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई। अब मैंने जो छोटा सा एरिया काट रखा इतना सा, इसको मैंने नाम दे दिया डीएस, छोटा सा एरिया हमारा डीएस। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो बनेगी, मतलब डायरेक्शन जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, इस तरफ से आएगी। इसी प्रकार से हमारे पास जो डीएस रहेगा उसकी अगर डायरेक्शन आपसे पूछे तो वो भी इस प्रकार से रहने वाली है। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है पूछने की। अच्छा भैया, अब हमें जो पता है वो चीज के हिसाब से हम लोग चलेंगे। हमें गॉस थ्योरम के हिसाब से पता है E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें पता है कि E हमारे पास सभी जगह पर बराबर रहेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो वो कांस्टेंट को बाहर फेंकेंगे, सिर्फ ds का इंटीग्रेशन करेंगे। ds क्या है हमारे पास, छोटा सा एरिया। पूरी सरफेस की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया किसका, स्फेयर का, कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्लास 10 में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बेसिस पे यहाँ पे रखा हमने, इसको हमने सही सुधा किया, तो क्या बना हमारे पास, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू बाय आर स्क्वायर हमारे पास बना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फोर्स की, अगर फोर्स की बात करें, अगर यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रख देंगे तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। अच्छा भैया ये फॉर्मूला कहां से आया, फॉर्मूला शीट से आया, फॉर्मूला शीट से आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने याद किया, इसको यहाँ पे रखा, और रखते से हमारे पास क्या आ गया, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, हाँ भैया ठीक है, क्या है इसमें, सबसे पहले पूछा आपसे कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, ये बताया था शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में, 2 या 3 में बताया था आपको मैंने। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर और होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। वहां क्षमता, वहां धारण क्षमता जो बताती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कितना वो स्टोर कर सकता है, कि क्या एबिलिटी है, धारण क्षमता है उसकी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होंगे, लो आपके लिए बता दिए, 1 2 3, कितने नंबर में आया था, 3 नंबर में, तो 1 नंबर तो ये ले लो, 2 नंबर यहां से जो अच्छे लगे वो याद करके चले जाना। फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटर, प्लेट, प्लेट एरिया मोर कैपेसिटेंस। अगर प्लेट एरिया की बात करिए, छोटी छोटी प्लेट लगी हुई है, यहाँ पे बड़ी बड़ी प्लेट लगी हुई है, तो बड़ी प्लेट लगाओगे तो बड़ा एरिया मिलेगा, बड़ा एरिया मिलेगा तो मोर कैपेसिटेंस यहाँ पे होगा। अच्छा, उसके बाद स्पेसिंग ऑफ द प्लेट, अगर यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, ज्यादा स्पेस कर दोगे, दूर दूर स्पेस कर दोगे तो भैया कैपेसिटेंस हमारा घट जाएगा। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो यहाँ पे है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे माइका है, तो किसका ज्यादा होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका अच्छा होगा उसका कैपेसिटेंस भी अच्छा होगा, माइका का अच्छा होता है तो मोर कैपेसिटेंस यहाँ पे होगा भैया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चल नेक्स्ट बढ़े 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन हमारे पास है, 4 नंबर में आया था ये क्वेश्चन। 4 नंबर में आया था, क्या बोला जा रहा है, स्टेट गॉस लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो हमें गॉस लॉ बताना है, गॉस लॉ क्या होता है। ठीक है, तो 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे और 2 नंबर इसके मिल जाएंगे इधर के। गॉस लॉ बता देंगे क्या होता है गॉस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई ई पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, वही बात जो हमने पहले देखी थी,
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, या फिर वो जो पास करेगा क्लोज सरफेस से वो किसके बराबर होगा, वो उसी के बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स क्यू नोट के बराबर होगा, जो कि जो क्यू है, ठीक है, चार्ज हमारे पास जो क्यू है वो कहां रखा हुआ है, सरफेस से, और सरफेस क्या कर रही है, उसको इनक्लोज कर रही है। ये हमारे पास बताया जा रहा है, फाई ई इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है, ये हमारे पास बोलता है कौन, ये हमारे पास बोलता है हमारा गॉस लॉ। चलो आप इसको सॉल्व करके आगे चीजें लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे फाई की जगह पे फाई इज इक्वल्स टू फाई ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलो आगे देखें। आगे हमसे पूछा है भैया, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज। ये क्वेश्चन भैया क्यों करा रहा हूं पता है आपको मैं, ये सैंपल पेपर है जो 2026 में आ चुका है ये क्वेश्चन, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन सब धीरे धीरे बंद हो गए थे, बहुत टाइम से पूछे नहीं गए, लेकिन सैंपल पेपर में आ गया, मतलब हो सकता है इसका कमबैक हो जाए। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज। हमारे पास इस प्रकार से आप लोग ले सकते हो लीनियर फॉर्मेट में, ठीक है, ये लीनियर फॉर्मेट में, ये कैसी है, इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, इनफाइनाइट है, हमें लेंथ का पता ही नहीं है, लेंथ हमें यहाँ पे पता ही नहीं, इनफाइनाइट हमने मान लिया। अच्छा भैया, ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इस पूरी प्लेट के ऊपर चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे इसके ऊपर सिर्फ ये भूल जाओ अभी, ये चीज है ना, सिर्फ इतना समझो कैसा है हमारे पास, इस पे हमारा चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे समझ लो, ठीक है, इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ठीक है, और लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लिखा है। अच्छा, आगे क्या बोला गया है, आगे आपको इसको डिराइव करना है। अब ध्यान से देखो, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट से। हमने लेंथ हमें नहीं पता भैया कितनी है, लेकिन फिर भी हमने मान ली कि हाँ भैया एल लेंथ हमारे पास होगी जो कि इनफाइनाइट है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर चार्ज को कहीं पर भी आप लोग रखोगे, ठीक है, तो चार्ज हमने यहाँ पे रखा, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस जो बनेगी भैया, गॉसियन सरफेस जो बनेगी वो लीनियर चार्ज जो हमारे पास रखा हुआ है, जैसे चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू नोट रख के हम लोग निकाल सकते हैं फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें गॉसियन सरफेस की, तो गॉसियन सरफेस कैसी बनेगी, गॉसियन सरफेस वो बनेगी जो कि ये जो हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरे को क्या कर ले, इनक्लोज कर ले। तो इनक्लोज करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट फॉर्मेट यहाँ पे बनेगा, वो है हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्मेट। तो सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में हमने गॉसियन सरफेस बनाई जो कि क्या करेगी, इसको इनक्लोज कर लेगी। अब जरा ध्यान से देखो, रेडियस यहाँ से यहाँ तक की हम लोग आर मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक की आर मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक की आर मानेंगे। अब हमारे पास कितने सरफेस एरियाज बन गए, 1 2 3, ये ऊपर का ढक्कन, नीचे का ढक्कन, और ऐसी ऐसी यहाँ पे कर्व्ड सरफेस। तो ध्यान से देखोगे, मैं आपको पूरा समझा देता हूं पहले, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट में बता दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिंग्स आर कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जो कि हमारे पास Q बाई एल होगी। क्या बोला गया है हमारे पास लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोले तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इतनी सी लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, इतना चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता नहीं चार्ज पूरे पे कितना है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट होने की वजह से हम लोग क्या निकालते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। चलो, तो हमें ये पता चल गया कि हाँ भैया ठीक है, लेमडा हमारे पास क्या आया, Q बाई एल आया, क्योंकि हमें नहीं पता कि टोटल चार्ज कितना है। वी नीड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R। हमें क्या करना है, किसी पॉइंट P पे एट डिस्टेंस R पे हमें क्या निकालना है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। तो डेरिवेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना ली, R एंड L। Due to symmetry, magnitude of the field E is same on the curved surface and directed radially outward। ठीक है भैया, इसकी डायरेक्शन कैसी बनेगी, आउटवर्ड बनेगी। एट द फ्लैट एंड्स ऑफ द सिलेंडर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैं आपको ये बता रहा था, यहां पे और यहां पे हमारे पास 3 सरफेस है, 1 2 3। तो यहां पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे हमारे पास एंगल जो बनेगा, या फिर आप लोग बोल सकते हो थीटा एंगल जो हमारे पास रहेगा, वो क्या रहेगा, वो हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा। ये क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसा बना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनी, और साथ में यहाँ पे जो सरफेस वेक्टर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा,
90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बनने की वजह से क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनने से भैया फ्लक्स हमारे पास जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी फ्लक्स जीरो और यहाँ पर भी फ्लक्स जीरो, दोनों साइड से। तो यहाँ का और यहाँ का तो कैंसिल हो गया, निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इस वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे निकालने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ का निकालना है, बात खत्म। क्योंकि ये तो हमारे पास जीरो हो गया। फ्लक्स ओनली पासेस थ्रू द कर्व्ड सरफेस, ठीक है, सिर्फ यहां से पास हो रहा है इस प्रकार से। हाँ, ये भी इधर भी ये इस तरह से पास हो रहा है, सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस से ही पास हो रहा है, ठीक है। तो बस हो गया काम खत्म, बस डेरिवेशन स्टार्ट करो। गॉस थ्योरम लगाओ। गॉस थ्योरम के अनुसार एफ फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस cos जीरो यहाँ पे आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात इसी कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ की तो पूरा जीरो हो चुका है, यहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है हमारे पास। सिंस कर्व्ड सरफेस एरिया ds, अभी जैसे हमने वहां पे देखा था गॉस थ्योरम में, वहां पे हमने ds की जगह पे क्या रखा था, ds की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार से कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है यहाँ पे सिलेंडर का, तो ये होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, ये कहां से आ रहे हैं फॉर्मूलाज, ये क्लास 10 से आ रहे हैं भैया। 2 पाई आर एल होता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है एन इनक्लोज्ड चार्ज। अब यहाँ पे चार्ज की भी बात होगी। चार्ज हमारे पास पता नहीं है कितना चार्ज टोटल है, लेकिन हमें पता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी के अनुसार हमने देखा था लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं लेमडा एल इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज आ गया कि चार्ज लेमडा एल के बराबर होगा, क्योंकि चार्ज में पता नहीं कितना चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा एल रखा, लेमडा एल यहाँ पे रखा, अपन आ गया एप्सिलॉन नॉट। अच्छा भैया, इतनी बात हमें समझ में आई। बस यहाँ पे रखा, इसको इक्वल कर दो, हटाओ टू के, ये लो, यहाँ पे इसको इक्वल कर दो। ये हमारे पास ई रहेगा, ये 2 पाई आर एल जो रहेगा ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पे कैंसिल कर दोगे डायरेक्ट तो भी काम हो जाएगा। यहाँ पे हमने डायरेक्ट कैंसिल कर रखा है। यहाँ पे ये एल से एल कट गया, हमारे पास क्या बचा, लेमडा बचा। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमारे पास ये आ गया। अब इसी को हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके ये हमारे पास फॉर्मूला बना लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। देखो भाई साहब, एक बात ध्यान से सुनना, डेरिवेशन जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे ना तब तक नहीं सीखोगे। डेरिवेशन करके बैठना, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पे बताना, लेकिन आपका काम क्या है, आपका काम है प्रैक्टिस करना, कम से कम डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक है, चलो उसके बाद हाँ, एक और काम, एक से दो पेज, ऐसे लेना, बड़े बड़े पेज लेना, या फिर जो भी आपकी कॉपी है उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखना, कुछ भी करके 1 से 2 पेज में बस। जितने भी 25 क्वेश्चंस में यहाँ पे करा रहा हूं आपको, सारे के सारे 1 से 2 पेज में आ जाने चाहिए। कैसे करके रखो, कुछ चीजें स्टेप छोड़ दो, थ्योरी छोड़ दो, कैसे भी करके 2 पेज में आप लोग कोशिश करना कि आपके 25 के 25 क्वेश्चन आ जाए। जब आप लोग देखोगे ना पूरी सीरीज में, पूरी सीरीज से हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे यूनिट वगैरह के, सबके पूरे मिला के 1 यूनिट से लेकर 9 यूनिट तक, आप लोग देखोगे कि 10-15 पेज में हमने पूरा समराइज कर दिया है। तो जब रिवीजन करने जाओगे ना तो रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाएगा आपका। ठीक है, तो ये काम करके देखना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, साथ में उसका डेरिवेशन हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन होता है, काम करना होता है। काम किस चीज का काम करना, एक पॉइंट, एक हमारे पास चार्ज है जो कहां पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। उस इनफाइनाइट से उस इनफाइनाइट चार्ज को उठाने में, उठा के लाने में एक पॉइंट पर जो काम आपने किया वही आपका क्या कहलाएगा, वही हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अगर आप लोग फॉर्मूला याद रखोगे तो बहुत सही है। ठीक है, V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में क्यू नॉट, हमारा चार्ज जो कि हमने इनफाइनाइट से उठा के लाए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भैया डेरिवेशन की। लेट सपोज हमारे पास यहां पे प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तभी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनेगी। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है हमारे पास क्यू नॉट है। क्यू नॉट इनिशियली कहाँ पड़ा हुआ था, इनफाइनाइट पे पड़ा हुआ था। इनफाइनाइट से हमें कहाँ लेके आना है, इसको इस पॉइंट पी पर लेके आना है। तो जो वर्क डन लगेगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। चलो भैया करो स्टार्ट, कर रहे हैं स्टार्ट। चलो हमने कुछ चीजें हम यहाँ पे मान रखी है
कि इनिशियली जो चार्ज रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, इस पॉइंट पे रखा हुआ है। इस पॉइंट का चाहो तो आप लोग नाम दे देना OPA दे देना, इसका नाम जो भी आपको लगे वो दे देना। यहाँ पे हम लोग चाले नहीं करते क्योंकि डेरिवेशन में पता नहीं क्या चीज यूज करी है, वैसे तो कुछ यूज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग नाम दे सकते हो अपने हिसाब से। अच्छा भैया, हमने यहाँ पे डिस्टेंस मान ली x, और जो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तब यहाँ पे डिस्टेंस रहेगी r। तो मतलब हमारा काम सिर्फ यह है कि x से r की तरफ लेके आना है। ठीक है, अभी x डिस्टेंस है, लेकिन हमें कहां तक लाना है, इसको r तक लेके आना है, ये हमारा काम करना है। अच्छा, क्या लिखा है, लेट q प्लस क्यू बी एट o पॉइंट p इज एट डिस्टेंस r, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज q नॉट एट डिस्टेंस x फ्रॉम प्लस q विल बी। तो अगर हम लोग बात करें प्लस q, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये जो q नॉट है ये क्या कर रहा है, इस तरफ इसको मूव करा रहे हैं हम लोग इस तरफ, लेकिन प्लस q जो बैठा है वो क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, इसको आने नहीं देगा, रिपल करेगा। तो जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये इधर आना चाहता है, ये इधर आना चाहता है। फोर्स हमारा क्या लगेगा, फोर्स हमारा लगेगा भैया 1/एप्सिलॉन नॉट बाय कूलम्ब्स लॉ क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर। इनिशियली तो हमारे पास ये डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ के थ्रू ये चीज हमारे पास आ गई है। अच्छा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम डिस्टेंस dx। अगर इस पॉइंट में बात करूं, यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसको हल्का सा खसकाने में कितना वर्क डन लगा, इतना सा बिल्कुल चीटी मान का, यहां से यहां तक खसकाने में कितना वर्क डन लगा, तो मैं बोल सकता हूं छोटा सा वर्क डन होगा, जो किसके बराबर होगा, माइनस एफ डी एक्स के। अच्छा भैया, ये एफ माइनस एफ डी एक्स क्या है, फोर्स तो आपको समझ में आया, उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, हम लोग इसको इस तरफ धगाना चाहते हैं, लेकिन इधर से भी फोर्स लग रहा है एक्स के तरफ, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है भैया, ये उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये कहां से आया, ये आया क्लास 11 से, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है, वर्क डन होता है। तो फोर्स हमारे पास F और dx, हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया था, छोटा सा यहां तक का, तो हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। हाँ भैया ठीक है, आपने बोला आ गया, बस यहाँ पर अब वैल्यूज पुट कर दो, ये हमारे पास F आया था, F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हमारे पास आया। अब हमने छोटी सी जगह के लिए निकाला था वर्क डन, बस छोटा सा टिंगू सी जगह के लिए निकाला था, पूरे के लिए निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से हमें कहां तक लेके आना है, इसको यहां तक लेके आना है, ठीक है, ताकि यहां से यहां तक की दूरी सिर्फ r बच जाए। पहले इनफाइनाइट थी यहां से यहां तक की दूरी, तो हमने बोला इनफाइनाइट से लेके तो r तक हमें चलना है। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो भैया देख लो। इस प्रकार से हमने इंटीग्रेशन किया। जो कांस्टेंट क्वांटिटी इनको बाहर फेंक दिया, क्यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर फेंका। हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स टू द पावर -2 का करना है। -2 कहां से आया भैया, माइनस भी हमने बाहर फेंक दिया, ये एक्स टू अपॉन में था, ऊपर गया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। तो यह हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन के हिसाब से आप लोग देख लेना, यहाँ पे -2 इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1, यहाँ पे अगर नीचे भी होगा -2 + 1, तो यहाँ पे -1 बचा, यहाँ पे -1 बचा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना इनफाइनाइट से r तक की, r यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, r यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे -1 है, तो ये बजाएगा 1/r, फिर ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, बात खत्म। ओके, फिर 1/∞ हमारे पास 0 होता है, बस जो बच गया हमारे पास वो आ गया, ये हमारे पास वर्क डन आ गया, ठीक है, ये हमारे पास वर्क डन आ गया। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ क्यू नॉट इज इक्वल्स टू हमारा होता है v। तो बस ये वैल्यूज जो वर्क डन आपका आया, इसको पुट कर दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, v इज इक्वल्स टू 1/4 q by r। बस यहाँ से क्यू नॉट को हटाओगे तो ये चीज बच जाएगी हमारे पास। ये बात समझ में, ऐसा होगा। आगे बढ़े, देखो डेरिवेशंस में फटाफट जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें भी करानी है। आपका काम ये है, जब भी आपको लगे समझ में नहीं आ रहा है, रिपीट कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन निकाल के सॉल्व करने लग जाओ। नेक्स्ट हमारे पास 18वां क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बताना, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसके बाद आपको एक्सप्रेशन बताना किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो भैया करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। जैसे हमारे पास इक्वल हो गए क्यू क्यू, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, मतलब दोनों का जो चार्जेस का अपोजिट है दोनों एक दूसरे से। ये अगर पॉजिटिव है तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा,
ठीक है, नेचर जिसको बोलते हैं, नेचर में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, अब दोनों कहाँ रखे होने चाहिए, बहुत बहुत छोटी जगह पे रखे होने चाहिए, ये यहाँ तो ये यहाँ, ठीक है। और डिस्टेंस जो होगी वैसे तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस लिखी जाती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे हमारे पास माइनस क्यू है, ठीक है। ऐसे इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हम एक सेंटर मान लेते हैं इसका ओ, यहाँ तक का ए, यहाँ तो ए, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इनकी 2a हो जाती है। ऐसा लिखा जाता है, आप लोग कभी के लिए कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि आपसे यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछा है। अगर आप चाहो तो इसको एल लिख दो, इसको एल लिख दो, तो यहाँ पर एल हो जाएगा, तो जो आपको लगे वो लिख सकते हो, ठीक है। चलो फिर हमारे पास डेरिवेशन है, डेरिवेशन को फटाफट से देख लेते हैं। तो हमारे पास ये रहा सिस्टम, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हमने 2a बोल दिया, 2a बोल दिया। और यहाँ पे जो सेंटर है हमारा, ये हमारे पास O हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A। अब हमारे पास एक पॉइंट P है, क्योंकि हमने एक्सियल पोजीशन पे निकालना है, मतलब इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे निकालना है। लेट सपोज हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, P पॉइंट इसे बोल देते हैं। यहाँ पे हम लोग Q नॉट रखेंगे, तो इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, इस प्लस Q की वजह से इसको धकाएगा, प्लस प्लस हमारे पास क्या होगा, रिपल करेगा, तो ये इसकी तरफ फोर्स लगेगा इस तरफ, और ये माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो दो प्रकार से बनेगी। यह पहली हमारे पास बनेगी 1/4πε0 Q/r। इसकी वजह से बात करें, यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास अगर बात करें, तो 1/ε0 Q/1/ε0 यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, हम लोग बोलेंगे यहाँ तक, यहाँ तक की r है, इसमें से इतनी इतनी माइनस कर दो, तो इतनी इतनी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a है, ये a, तो हम बोलेंगे r में से a माइनस कर दो, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। और उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ तक की, तो आप बोलेंगे r और साथ में यहाँ तक की दूरी को ऐड कर दो a, तो r प्लस a आ जाएगा। तो r माइनस a, r प्लस a, दोनों की डिस्टेंस आ गई, दोनों की डिस्टेंस आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालना है, तो E1 माइनस E2 बनेगा, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, E1 माइनस E2 आएगा। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है दोनों की, ये वैल्यूज हमने पुट करी। सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा लगा लेना भैया, पेन कॉपी उठा लेना, सॉल्व करके देख लेना। सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आप लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखना, एक स्टेप यहाँ पे मिसिंग है, इसको पूरा खोल लेना, इसको पूरा खोल लेना, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 4AR बचेगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये तो आप कर लोगे, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास Q है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2A है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया 2A, और हमारे पास एक क्या है, R है, ठीक है, 2Q 2AR। अब हमारे पास जो चीज बताई गई है वो क्या है, वो ये है कि Q और 2A ये हमारे पास किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। ये रखेंगे, ये रखने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन और छोटा हो गया, ये बन गया। ध्यान रखना, ये स्टेप आपको याद रखनी है, ये रखना है, और फिर लास्ट में एक स्टेप और याद रखनी है कि अगर हम लोग कंपेयर करें आर को और ए को, तो जो हमारा ए आर जो होता है ये थोड़ा इससे बड़ा होता है, ए हमारे पास बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो आर की पावर कितनी बनेगी, आर की पावर 4 बनेगी, आर की पावर कितनी बनेगी, 4 बनेगी, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे सॉल्व कराओ मुझसे, तो ये रहेगा E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 टू PR, R की पावर 4, एक R से एक R कट गया, तो 1/4πε0 2/R की पावर 3, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। चलो आगे देखें। अगला हमारे पास है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। What will be the effect on the capacitance if dielectric medium is placed inside the dielectric medium is placed between the plates? Derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor. यहाँ पे भी डेरिवेशन हमें करना है भैया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स एक्स एंड वाई, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, साथ में पढ़ते भी जाओ, साथ में डायग्राम भी देखते जाओ। ईच ऑफ द एरिया ए
सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d, दोनों का एरिया ए है, साथ में दोनों की डिस्टेंस, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d हमने मान रखी है। लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट बी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने कितनी मान रखी है, वो मान रखी है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। अच्छा भैया, यहां से हमने चार्ज पास किया तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो इसके बीच में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी। अब यहाँ पे बात जो बताई जा रही है कि इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, दोनों का क्या है, ए मान रखा है, दोनों की सेम प्लेट, दोनों का सेम एरिया है, साथ में दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमने डी मान रखी है। अच्छा भैया, आगे हम डेरिवेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हमें चीजें याद रखनी पड़ेगी, वैसे तो ये तो हमारा पहली बात हो गई है। The electric field intensity between two plates is given by E is equals to sigma by epsilon naught. Since the surface charge density sigma is equals to q by a, तो हमने क्या करा, सिग्मा की जगह पे q by a रख दिया। q by a रखने पे हमारे पास E बन गया। E जैसे हमारे पास बना, E हमारे पास क्या बना, q by a epsilon naught. If the potential difference between the plate is V, then the relationship between potential and the field is V is equals to ED. अच्छा, ये वाला फॉर्मूला आप सभी को याद रखना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, v is equals to E dot d। इसका वैसे डेरिवेशन हमारे पास था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखना। जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा फॉर्मूले कहां से आ रहा है, फॉर्मूला शीट याद कर लेना, सब समझ में जाएगा। v is equals to E dot d, ठीक है। अब जो वैल्यूज है उसको पुट कर दो, और क्या, ये E की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दोगे तो ये बन जाएगा। अब यहां से हम लोग v निकल गया, v के बाद हम लोग c निकाल लेंगे, c is equals to क्या होता है, q by v। तो हमारे पास q है, q तो हमारे पास q तो है यहाँ पे, v कहां से आएगा, v यहां से आ जाएगा, तो इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बस वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा आपका, c is equals to epsilon naught a by d। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए पूछा है तो हम क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k is filled between the plates, the new capacitance becomes k into epsilon naught a by d। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कितने टाइम हो गया, k टाइम्स हो गया। अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। है बात समझ में, ये हमारे 19 क्वेश्चंस तैयार हो गए। अब 20वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप लोग देखो, मैं पानी पी लेता हूं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अच्छा उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बता दिया आप क्या होता है ना। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द इक्विटोरियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें अब कहां बताना है भैया पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर। इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बनाया, बीच में सेंटर ओ रखा, यहां तक की दूरी a, यहाँ की दूरी a, दोनों के बीच की दूरी हमारे पास 2a हो जाएगी। हमें पॉइंट कहां निकालना है, इक्विटोरियल पोजीशन पे निकालना है, मतलब इन दोनों के यहाँ पे सेंटर के एक्स यहाँ पे परपेंडिकुलरली यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिस्टम रखा है, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, तो यहाँ पे कहीं पे निकालना है हमें, ठीक है। चलो, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये ओ हो गया, यहाँ पे हमें निकालना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्यू नोट रखेंगे, छोटा सा चार्ज, ताकि हमें डायरेक्शन का पता चल सके। क्यू नोट के ऊपर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज हम लोग मानते हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको रिपल करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपल करेगा, तो इस वजह से क्या होगा, एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब डायरेक्शन क्या बनेगी भैया, आपके समझे, रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहां से, ठीक है। रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहां तक का एंगल हमने थीटा मान लिया, यहां तक का थीटा मान लिया। अब थीटा की तरफ क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा याद हो क्लास 11 का, तो थीटा की तरफ मूव करते हैं तो इसका कंपोनेंट कौन सा आएगा, cos थीटा वाला आएगा, ठीक है, cos थीटा वाला। और उस तरफ कौन सा आएगा, थीटा के उधर वाला क्या आएगा, वो sin थीटा वाला आएगा। तो ये cos थीटा, और इधर जाएंगे तो हमारे पास sin थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख लो, E2 का देख लो, E2 की वजह से यहाँ पे थीटा है तो इस तरफ जाएगा, ये E1 मान लो, यहाँ पे E2 मान लो, E2 cos थीटा।
अब इस तरफ जाएंगे, इधर थीटा थीटा था तो उसको कोस दे दिया, इधर जो हमेशा आता है वो क्या आएगा, साइन आएगा, तो हम बोलेंगे E2 साइन थीटा। ये हमारे पास ये बन गया। अब देखना ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। समझाता हूं मैं आपको, देखो डायग्राम समझ में आया आपको, थोड़ा बहुत तो आया होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम प्लस Q टू माइनस Q। अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए, कहां तक की, P फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम प्लस Q, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी ये आपको बताना है। हमें पता है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी हमने क्या मान रखी है, r मान रखी है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास a है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देंगे क्योंकि ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाली डिस्टेंस बनेगी। तो हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग ये डिस्टेंस को मान लेते हैं pb, ठीक है, या फिर bp बोल देते हैं, ठीक है, pb हमारे पास बना। तो ये भी स्क्वायर में आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो पीबी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बनेगी वो भी सेम यही तो बनेगी यार, यहाँ पर भी हमारे पास आर है और यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर भी सेम ये वाली चीज आ जाएगी, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर भी आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके चलो, उसके बाद हमारे पास E1 और E2 की बात करें प्लस क्यू माइनस क्यू के थ्रू, तो सेम बनेगा हमारे पास, क्योंकि दोनों के यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेम आई है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही तो अंतर होता है बस। तो 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर बोले तो ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से 2 से रूट कट जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रख दिया, ठीक है। E1 आ गया, E2 आ गया, अब क्या करना, रिजल्टेंट निकालना। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, जो मैंने बताया था कि दोनों का कंपोनेंट जुड़ जाएगा, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, दोनों को जोड़ दोगे क्योंकि रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास cos थीटा आ गया, ठीक है, 2E1 cos थीटा आ गया हमारे पास। तो 2 हमारे पास है, E1 की वैल्यू हमारे E1 ले लो या E2 ले लो, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम ही है यार, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने एक किसी का उठा लिया, इसका उठा लिया, यहाँ पे 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रखा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास cos थीटा है। अब cos थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या बनेगा, अगर यहां से देखोगे तो cos थीटा क्या बनेगा, थीटा क्या बनेगा, ठीक है, थीटा क्या बनेगा। अब हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये साइन थीटा होता है और ये हमारे पास cos थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास ये वाला बेस है जो कि a है हमारे पास है, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस ये है हमारे पास, हाइपोटेनियस जो कि हमारे पास क्या आया था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया था, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, इसको यहाँ पे रख दिया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट की जगह पे हमने 1/2 रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे ये इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया, बस वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन कर लो। तो यहाँ पे आएगा 2QA, ऊपर देखो 2QA को हम लोग P लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। नीचे का क्या खेल होगा, नीचे 1/4 को भगाओ उधर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 1 और 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही कंडीशन लगाएंगे हम लोग, कौन सी कंडीशन, कि भैया आर जो होता है ए के कंपेयर में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1/4πε0, यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे हमारे पास आएगा आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/4πε0 P बाई आर क्यूब, ठीक है। तो 1/4πε0 P बाई आर क्यूब, ये बात समझ में, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोल रहा है हमसे, 2 पॉइंट चार्जेस QA is equals to 2 mu c and QB is equals to minus 2 mu c are located 40 centimeter apart in the vacuum. Find the electric field intensity at the midpoint of the line joining the two charges. हमारे पास जो वैल्यूज दे रखी है उसके हिसाब से अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास चार्ज A है और चार्ज B है, ठीक है। ये दो हमारे पास चार्जेस है जो कि एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर अपार्ट है, साथ में उनकी वैल्यूज दे रखी है, पॉजिटिव एक नेगेटिव है।
तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव हो गया। दोनों की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रो कूलाम, यहाँ पे 2 माइक्रो कूलाम जो कि नेगेटिव में है। माइक्रो कूलाम को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो कूलाम में, 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कूलाम में। दोनों की वैल्यू सेम है, नेगेटिव डायरेक्शन बता रहा है, मतलब नेचर बता रहा है उसका। ओके, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई सेंटर होगा। यहाँ पे अगर हमारा कोई सेंटर होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास 40 सेंटीमीटर में दे रखी है, मतलब 0.4 हमारे पास मीटर में वैल्यू हो जाएगी। तो अगर यहाँ तक की वैल्यू निकाल ले, यहाँ की इतनी हो जाएगी 0.2 और यहाँ की भी हमारे पास 0.2 मीटर हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे दो प्रकार से निकलेगी, मतलब दो की वजह से निकलेगी। ये इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे निकलेगी और यहाँ से भी निकलेगी, ठीक है, दोनों की वजह से। तो फिर दोनों को जोड़ देंगे, इसकी वजह से निकाल लेते हैं, फिर इसकी वजह से निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो E1 प्लस E2 कर देते हैं। अब E1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, ये भी क्या बनेगा, प्लस लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। बस सॉल्व कर दो, Q की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पे नेगेटिव मत लगा देना भैया, ऑन यहाँ पे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 2 म्यू सी दे रखा है, मतलब 2 × 10 टू द पावर -6 कूलम हमें दे रखा है। तो यहाँ पर भी ये आएगा, यहाँ पर भी ये आएगा। एक सॉल्व कर दो, उसके आगे इंटू 2 कर देना, और क्या। दोनों को जोड़ने से अच्छा है कि एक ही लिखो, एक को सॉल्व कर लो, उसके आगे 2 लगा देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 9 × 10 टू द पावर 9 होती है। अब Q की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी है, 2 की वैल्यू दे रखी है 2 × 10 टू द पावर -6 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे। R हमारे पास रेडियस है जो कि हमें इतनी सी दूरी बता रही है, इतनी सी दूरी जो कि कितनी 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। बाकी सॉल्व कर लेना आप लोग, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है कैलकुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है थ्री कैपेसिटर ऑफ 3 पीएफ, 4 पीएफ एंड 5 पीएफ। बोले तो 3 पिकोफराड, 4 पिकोफराड एंड 5 पिकोफराड, तीन हमारे पास कैपेसिटर्स हैं जो कनेक्टेड किसमें है, जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, जिनके पास वोल्टेज सेम जा रहा है 120 वोल्ट का। फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। भैया सिंपल सी भाषा में बात करें तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल कैपेसिटेंस, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस। तो हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, साथ में बताना है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा। तो टोटल चार्ज निकालना तो बहुत सरल है, इसको जोड़ दो, क्योंकि पैरेलल की बात कर रहे हैं। सीरीज में होता तो उल्टा करते, लेकिन पैरेलल में तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ेंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला ये बनता है, फॉर्मूला शीट देख लेना उठा के, C1 + C2 + C3। तो ये हमारे पास टोटल आ गया। एक नंबर तो आपका पहले 4 नंबर का क्वेश्चन था, मतलब 2 नंबर तो आपको यही मिल गए। 2 नंबर में आपको टोटल का निकालना है, हर एक कैपेसिटर के ऊपर कितना कुछ कैपेसिटेंस बनेगा, उसके हिसाब से हमें चार्ज बताना है। तो Q1 Q2 Q3 हम लोग देखेंगे, फॉर्मूला होगा C1/V, C2V, C3V। बस हमारे पास V सेम है 120 वोल्ट। अब हमारे पास 3 पिकोफराड, 4 पिकोफराड, 5 पिकोफराड, इसको कन्वर्ट कर लेंगे फराड में, तो कितना होता है, पिकोफराड में हम लोग 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 5 यहाँ पे लिख दो, 120 से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमें प्रूव करनी है, ठीक है। स्टडी एंड प्रूव गॉस थ्योरम करके भी आता है क्वेश्चन साथ में, ठीक है, यही आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले आपको बताना है गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है। गॉस थ्योरम से पहले गॉस लॉ तो बता दो। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा जो कि पास करेगा किसी भी क्लोज सरफेस से, वो किसके बराबर होगा, वो 1/ε टाइम्स होगा जो चार्ज अंदर प्रेजेंट है, जो कि क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बात करें तो फाई हमारे पास होगा Q/ε0, फाई हमारे पास होता है E.ds, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको डिराइव करते हैं, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, कोई माथा पच्ची नहीं है इसमें। ई हमें पता है क्या होता है, 1/4 Q/r²। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, इक्वेशन 1 हम लोग इसको बोल सकते हैं। इक्वेशन 2 में हम लोग निकाल देंगे फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है E डॉट स्मॉल ds। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो ये तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट चीज है, इसको बाहर फेंक लो। बस आपको इंटीग्रेट किसका करना है, ds का इंटीग्रेशन करना है, बस ये हो गया, phi = E ds। अब जो यहाँ पे हमारे पास बचेगा, अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें तो ये ds जो होगा ये कितना आएगा, 4 πr² होगा।
क्योंकि डीएस हमें क्या बताता है, छोटे से एरिया की हम लोग बात करते हैं, छोटे से एरिया से बड़ा करेंगे तो बड़ा मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr² होगा। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं इस तरह का डेरिवेशन, ठीक है। तो बस ये वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने के बाद आप लोग देखोगे ई की वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास काटापीटी करने के बाद हमारे पास आएगा पाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। काट के देख लेना भैया, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। डेरिवेशन में मैं फिर से बोल रहा हूँ आपसे, भले मैं कितने ही समझा दूं, कितने लिख लिख के बता दूं आपको, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगी जब आप खुद लिख लिख कर देखोगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास है, प्रूव करना है, प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज जीरो। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, पहले आया करता था 2016 में, आने के चांसेस फिर भी हैं। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू बनाया, साथ में हमें इस पोजीशन के ऊपर निकालना है। इस पोजीशन के ऊपर निकालने से सबसे बड़ी बात है इसका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सिंपल सी भाषा में, तो पोटेंशियल निकलेगा 1/4 क्यू बाई एक्स। एक्स हमारे पास लेट सपोज ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है। तो जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग इनका नेचर भी ऐड करते हैं, पोटेंशियल के टाइम हम लोग नेचर भी ऐड करते हैं। तो ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों की वैल्यू सेम है, नेचर अलग अलग है। तो नेचर अलग अलग करोगे ना, जैसे आप लोग अलग अलग करोगे, ये एक दूसरे से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा जीरो। ठीक है, करके देखना इसको, बहुत मजे आएंगे इसको करने में, और बहुत सिंपल डेरिवेशन है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो भैया आपकी किस्मत खुल जाएगी, ये मान के चलो सबसे इजी डेरिवेशन यही है, करके देख लेना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज का, explain the series and parallel combination of capacitors with circuit diagram and derive expression for equivalence capacitance for both। ठीक है भैया, सीरीज में आप कनेक्ट कर दो, ये सीरीज हो गई, ये कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, सीरीज में कनेक्ट किया, यहां से चार्ज दिया, यहाँ पे पोटेंशियल V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। ठीक है, पैरेलल की बात करें, पैरेलल में कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे, ये C1, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3। ठीक है, पैरेलल में इस तरह से इनको कनेक्ट कर दिया। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सॉरी सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो V हमारे पास बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे V इज इक्वल टू Q बाई C होता है, हमें पता है। अब चार्ज हम लोग सेम दे रहे हैं सभी जगह पे, तो चार्ज सेम होगा, लेकिन कैपेसिटेंस सभी का अलग अलग होगा। तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अगर आप लोग Q Q Q ऊपर से कॉमन ले लोगे, सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1 बाई C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। दैट्स इट। ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, किसके केस में, सीरीज के केस में। अब पैरेलल के केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज यहाँ पे Q1 जा रहा है, यहाँ पे Q2 जा रहा है, यहाँ पे Q3 जा रहा है, चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है सभी जगह पे। तो Q1 हमारे Q इज इक्वल टू C/V। अब यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, सभी जगह पे पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो ये V से V सभी कैंसिल हो जाएंगे, C इक्वल हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, 25 के लगभग क्वेश्चंस करे। हाँ भैया 25 क्वेश्चंस हमने करे, बहुत क्वेश्चंस है इस चैप्टर से, इस यूनिट से। ठीक है, चलो मजा आया वीडियो में, मजा आया तो भैया एक वीडियो पे लाइक मार देना और कमेंट कर देना, जो भी आपका एक्सप्रेशन रहा, जो भी आपको लगा, जो भी आपको फील हुआ, मजे आए तो मजे बता देना कि भैया बहुत मजा आया वीडियो में। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।